हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, टीचिंग मेथड जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में आज से हम शुरू करेंगे सेकंड ग्रेड 2016 के पेपर। आप सबको पता होगा कि सेकंड ग्रेड 2018 जनरल डिपार्टमेंट और संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्तियों के पेपर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार ज़रूर देखें दोस्तों। और आपका रीट के अंदर टॉप करने का सपना इन शिक्षण विधियों के पर्सन से ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि शिक्षण विधि के पर्सन हैं वो रीट के स्तर के पर्सन सेकंड ग्रेड की एग्जाम में ही आते हैं दोस्तों। आपने अगर सीटेट वाले पर्सन कर रहे हैं तो दोस्तों सीटेट का लेवल और रीट का लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग है। सीटेट के पर्सनों से अच्छे लेवल के पर्सन है सेकंड ग्रेड वाले, एक बार ज़रूर देखें। मैं मेरे चैनल पर करवा रहा हूँ, यहाँ से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और किसी बुक में या और किसी चैनल पर मिल रहे हैं तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखने ज़रूर है क्योंकि इसी में से पेपर है वो लगभग बनेगा दोस्तों। शिक्षण विधियों के पर्सन सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में से डेफिनेटली उठेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों हम बात करें साइको से संबंधित, इसमें आपकी मैं 1-2 मिनट लूँगा वीडियो शुरू करने से पहले। अगर आप साइकोलॉजी के भी आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया होगा आराम से, और आपने बहुत से यूट्यूब चैनल पर से साइको के पर्सन या पेपर भी किए होंगे, लेकिन दोस्तों उन पेपरों से भी अच्छा अगर आप एक एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर करेंगे तो उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। जैसे इस चैनल पर आपको एच टेट से संबंधित हैं, यूपी टेट से संबंधित पर्सन हैं, तो उन सभी में जो पेपर आया था और उनके आंसर की भी मैंने दोस्तों जो बोर्ड जारी करता है वही आंसर मैंने बताए हैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पर्सन और अपने हिसाब से उत्तर नहीं डालता हूं। जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं पेपरों को करोगे तभी आपको सफलता वो मिलेगी दोस्तों, क्योंकि अपने हिसाब से जो पेपर बनाते हैं उसमें या तो हार्ड पेपर पर्सन डल जाते हैं या फिर बहुत ही ईजी डल जाते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर सभी है वो मिश्रित रूप में आते हैं दोस्तों। तो आप एच टेट, यूपी टेट है, ये पेपर ज़रूर करें और बाकायदा अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक बार उनको ज़रूर देखें दोस्तों। आपकी सफलता की कड़ी में मील का पत्थर साबित होंगी। साइकोलॉजी से संबंधित एक बार क्वेश्चन जरूर देखें। अब दोस्तों हम बिना किसी देरी के आज का हमारा जो पेपर है वो सामाजिक विज्ञान विषय का है। सामाजिक विज्ञान में जो भी 20% आए थे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और रहने वाला है, और इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक भी भेजेंगे। अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा पेपर। तो ये देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2016 का जो पेपर था आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सीधा हम शिक्षण विधियों के प्रश्न पे चलते हैं जो 118 के प्रश्न से शुरू होते हैं। शिक्षण विधियों के प्रश्न ये देखिए, हाँ तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न 118 नंबर का, सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ग्रिफिन, बेरेल, माइकलिस और वेस्ले। तो दोस्तों परिभाषा से संबंधित मैं आपको हर बार कहता हूं कि परिभाषा जो आपकी एग्जाम में आए हुए हैं वो आप एक पेज में लिख लें और इन्हीं परिभाषाओं को आपको याद करके जाना है, क्योंकि वैसे परिभाषाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा संभावना यही होती है कि जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं वही रिपीट होती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट परिभाषाएं एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और उन्हीं में से कोई एक परिभाषा वो आपको रिट में भी देखने को मिलेगी। तो कम से कम आप जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो परिभाषाएं ज़रूर याद रखें। अब बात करें इस क्वेश्चन का आंसर, तो दोस्तों ये परिभाषा वो बेरल के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? पाठ्यचर्या से संबंधित दोस्तों ये परिभाषा भी बहुत बार एग्जाम में आती है। मुनरो का है या फिर क्रो एंड क्रो, केशवेल या फिर टीपी नन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुनरो। मुनरो की ये परिभाषा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में ले जाते हैं। यह कथन है वो मुनरो का दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला प्रश्न 120 नंबर, निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन, रूढ़िवादिता और सहसंबंध। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें दिमाग लगाएंगे तो आराम से आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रूढ़िवादिता है वो पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित कोई भी चीज़ है वो नहीं होती है, कोई भी सिद्धांत है वो नहीं होता है। रूढ़िवादिता तो दोस्तों जो अंधविश्वास हम बना लेते हैं कि ये काम तो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं या फिर ये काम तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, ये सब रूढ़िवादिता जो चलन हमारे प्राचीन समय से आज तक चला आ रहा है वो सब रूढ़िवादिता के अंदर शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 121, बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है?
तो बीएस ब्लूम के जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो कितने खंडों में, आप सबको पता है कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 पक्षों में विभाजित किया है। सबसे पहले आता है ज्ञान, उसके बाद अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 चरण है दोस्तों। लगभग इन्हीं में से प्रश्न है वो घुमा फिरा के आ जाता है। आपने पुराने वीडियो देखें तो आपने देखा होगा। देखो 2016 में पूछ रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष को कितने चरणों में विभाजित किया है, तो यहाँ पर सीधा सिंपल है कि 6 चरणों में हो गया। लेकिन 2018 में यही प्रश्न घूम के फिर आता है कि ज्ञानात्मक पक्ष के जो सबसे लास्ट स्तर है उसका क्या नाम है, मतलब मूल्यांकन। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर है वो इन्हीं 6-7 शब्दों से बनाया जाता है बीएस ब्लूम वाले, और इन्हीं में से घुमा फिरा के 1 या 2 या 3% भी रीट के अंदर बनते हैं और सेकंड ग्रेड में भी बनते हैं। तो आपने अगर पेपर देखे हैं तो आपको पता भी होगा, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का किस प्रकार किस ढंग से पूछा जा सकता है वो सब अगर आप पुराने पेपर करोगे तभी आपको पता लगेगा, वरना सब रटा रटाए वो 4-5 प्रश्न आते हैं उन्हीं में से करते रह जाओगे और वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं नहीं। तो दोस्तों पुराने पेपर ज़रूर करें। फिर आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 122। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? 5 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार और 4 प्रकार। तो दोस्तों 3 प्रकार सहसंबंध है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्र पर्यटन और कहानी कथन। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है उच्च प्राथमिक स्तर, मतलब कक्षा 6 से 8। तो ये तो वैसे ही लेवल सेकंड का प्रश्न हो गया, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप 6 से 8वीं क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी का आप चयन करेंगे? वाद विवाद या फिर परिचर्चा, क्षेत्र पर्यटन या कहानी कथन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्षेत्र पर्यटन। मतलब उनको क्षेत्र पर्यटन करा के, मतलब जगह जगह लेकर दिखाएंगे कि इस प्रकार ये होता है, इस प्रकार ये होता है। तो भ्रमण विधि हम कह सकते हैं क्षेत्र पर्यटन। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर है। दोस्तों जो आपको आंसर मैं बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के बता रहा हूँ। आप सब ने अगर आंसर की चेक किया है तो 2016 के पेपर में कोर्ट के बाद, मतलब पहले सही आंसर की आती है, उसके बाद ऑब्जेक्शन मांगकर फाइनल आंसर की जारी की जाती है। लेकिन सेकेंड ग्रेड 2016 सोशल साइंस में कोई कोर्ट का भी मैटर हुआ है, कोर्ट के बाद एक और आंसर की जारी की गई थी लास्ट एंड फाइनल, उसी के आंसर मैं आपको बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनावाद विचार को सक्षम बनाता है? वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठी और मस्तिष्क उत्प्लवन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चर्चा का एक रूप जो सामूहिक रचनावाद विचार को सक्षम बनाता है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि सामूहिक रचनावाद, रचनात्मक बोल दो या फिर विधायक बोल दो या मौलिकता बोल दो या सृजनशीलता बोल दो, इन सब विचार को सक्षम बनाने का काम वो मस्तिष्क उत्प्लवन या फिर मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी इसको कहते हैं, आसबाउंड के द्वारा ये विधि है वो दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और वर्तमान समय में दोस्तों इससे संबंधित 1-2 प्रश्न है वो डेफिनेटली विधि से पूछे जाते हैं। आगमन और निगमन विधि के साथ साथ मस्तिष्क उत्प्लवन या फिर मस्तिष्क उद्वेलन विधि से भी प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। फिर आता है दोस्तों अगला प्रश्न, ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है निष्पत्ति लक्ष्यों का, पठन कौशलों का, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का और पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ब्लूम ने वर्गीकरण वो किससे संबंधित दिया है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। और उद्देश्य इन्होंने 3 बताए हैं, ज्ञानात्मक थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 125 पर वो कर लिया है कि ब्लूम का वर्गीकरण है वो किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। और संज्ञानात्मक उद्देश्य आप सबको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने बात कर चुके हैं। ज्ञानात्मक होता है, भावनात्मक होता है और एक क्रियात्मक या फिर मनोगत्यात्मक भी हम उसको बोल सकते हैं। तो भावात्मक है वो कृतवाल ने दिया था और क्रियात्मक है वो सिमप्सन ने दिया था और ज्ञानात्मक है ब्लूम का। तो इतनी बातें हम कर चुके हैं। अब आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 126। एक मिनट, हाँ, ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? तो ग्राफ है वो दृश्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, सर्वे सामग्री या सर्वे दृश्य सामग्री। तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। आप सबको पता है कि ग्राफ है वो सिर्फ दृश्य सामग्री होता है, प्रक्षेपित हम ग्राफ को नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वे दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? दूरदर्शन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, टेप रिकॉर्डर और वीडियो टेप। तो दृश्य और सर्वे, तो इतने में ही आप समझ गए कि टेप रिकॉर्डर सिर्फ सर्वे सामग्री में आता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 127 में, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है? उपयुक्त दृष्टांत वाली, बाल केंद्रित, भ्रामक,
सरल एवं स्पष्ट भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भ्रामक। भ्रामक है मतलब कि भ्रम में रखना, तो भ्रम में रखना तो कोई पाठ्य पुस्तक का लक्षण हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसमें आपको पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आप अपने ऐसे ही विचार करके सोच समझ कर अगर आंसर दोगे तो शिक्षण वीडियो में 50-60% तो क्वेश्चन ऐसे राइट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई है? एनसीएफ 2005 में कौन सी अभिशंसा वो नहीं की गई है? ऑप्शन ए क्या पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना, मूल्यांकन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना और पाठ्यक्रम को समता व समावेशी शिक्षा आधारित बनाना। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और यहाँ पर हो जाएगा पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना। दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है कि पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक से बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब एकदम से पाठ्य पुस्तक केंद्रित न बनाया जाए बालकों को या पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक से बाहरी जीवन जो सामाजिक जीवन होता है उससे जोड़ा जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता है वो प्रोफेसर यशपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत होती है वो सभ्यता और प्रगति निबंध से होती है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक व प्रभावी बना सकते हैं? कक्षा कार्य देकर, सर्वेदर्शी सामग्री का उपयोग करके, चुटकुले कहकर या गृह कार्य देकर। तो दोस्तों रोचक का नाम आते ही आपको सबसे पहले सर्वेदर्शी सामग्री या सहायक सामग्री का काम अगर ऑप्शन दे रखा है तो वो चूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वेदर्शी सामग्री का उपयोग करके आप अपने शिक्षण को रोचक बना सकते हैं। वो चाहे आप सामाजिक अध्ययन की बात करें या फिर किसी और सब्जेक्ट की बात करें, रोचक बनाने के लिए आपको सहायक सामग्री की जरूरत होती है। और यहाँ पर सहायक सामग्री से रिलेटेड ऑप्शन है वो 2 है, सर्वेदर्शी सामग्री का उपयोग करके। तो 131 में ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का गुण नहीं है? स्वयं के विषय पर अधिकार बिल्कुल गुण होता है, परिसर में भी होता है, सहनशीलता भी होता है, लेकिन पक्षपात मतलब आप पक्षपात करके विद्यार्थियों को पढ़ाओगे तो ये शिक्षक का एक गुण नहीं होता है। चाहे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाइए या हिंदी, संस्कृत, मैथ से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, आपको पक्षपात रहित रहना है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझना, नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझना, अपने पर्यावरण के संबंध में स्थानीय समुदाय के अधिकारों की सराहना करना और अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना। तो माध्यमिक स्तर की बात कर रहा है दोस्तों, तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या नहीं है? तो अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना दोस्तों, ये है इसका लक्ष्य नहीं है। अब ये लक्ष्य क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि माध्यमिक स्तर की बात कर रहा है, मतलब 9वीं और 10वीं कक्षा की। तो 9वीं और 10वीं कक्षा में जो बच्चा होता है वो कितने साल का होता है? आप आरटीई के अनुसार देखोगे, वर्तमान जो डर्रा चल रहा है उसके अनुसार आपको नहीं देखना है। तो आरटीई के अनुसार लगभग बच्चा है वो 15 या 16 साल का होगा। तो 15 या 16 साल का, फिर आप प्याजे में जाओगे तो वर्गीकरण, अवलोकन और ये मूर्त क्रियात्मक कौशलों के उदाहरण है। मूर्त क्रियात्मक मतलब बच्चा 7 से 11 साल का होता है, उस उम्र में ही बच्चों में अवलोकन करने की, पहचान करने की, वर्गीकरण करने की जो कौशल है वो विकसित हो जाता है। तो आप माध्यमिक स्तर पर इन कौशलों का नहीं करोगे, बल्कि ये तो उच्च प्राथमिक स्तर है, वहाँ पर ये कौशल है वो अर्जित किए जाते हैं, लगभग प्राथमिक या उच्च प्राथमिक पर। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्यों हुआ है। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रकार का प्रश्न, निबंधात्मक प्रकार और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन परीक्षण। अब स्वतंत्र चिंतन का मतलब है कि आप अपने हिसाब से वो आंसर लिख सको, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार में तो जो अब हम पेपर कर रहे हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही है, तो आप स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसी में से एक उत्तर है वो चूज करना है। तो यहाँ पर स्वतंत्र चिंतन नहीं होता है। स्वतंत्र चिंतन का मतलब है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सको उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट है। निबंधात्मक प्रकार का जो परीक्षण होता है उसमें बच्चा है वो स्वतंत्र चिंतन परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 134 में, ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है अगला प्रश्न,
वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? योगात्मक, रचनात्मक, नैदानिक और मौखिक। तो यहाँ पर बोल रहा है वार्षिक परीक्षा मतलब लास्ट वाला, जो लास्ट में परीक्षा होती है उसमें मूल्यांकन कौन सी श्रेणी में आता है? तो दोस्तों आप सबको पता है कि सबसे लास्ट में है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। रचनात्मक की मैंने आपको ट्रिक बताई है कि शिक्षक जो फॉर्मेलिटी करता है, फॉर्मेलिटी से फॉर्मेटिव, एफ आपको मिलाना है। तो अध्यापक जो अपनी शिक्षण प्रक्रिया करता है उसके साथ साथ जो प्रश्न पूछता है वो फॉर्मेटिव में आते हैं, रचनात्मक में आते हैं। और योगात्मक होता है जो लास्ट में परीक्षा ली जाती है, वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन, जिसमें हम फेल पास का रिजल्ट है वो सुनाते हैं या कौन सी डिवीजन आई है ये बात हम करते हैं, वो सब योगात्मक मूल्यांकन में आता है। तो ये वार्षिक परीक्षा होती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? मितव्ययी, व्यक्तिनिष्ठ, उच्च स्तरीय विश्वसनीयता या अल्प विषय वस्तु व्यापकता। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और एकदम से घुमाया हुआ प्रश्न आया है। तो आप सबको पता होगा कि दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की सबसे अच्छी विशेषता होती है कि इसमें उच्च स्तरीय विश्वसनीयता पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है दोस्तों। और व्यक्तिनिष्ठता का गुण होता है निबंधात्मक प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। वस्तुनिष्ठ मतलब वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है, व्यक्तिनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता। व्यक्तिनिष्ठता से मतलब ये है कि कोई भी अध्यापक है, मान लीजिए आपका ओएमआर शीट आपने दे दी रीट के अंदर, तो ओएमआर शीट में दोस्तों व्यक्तिनिष्ठता नहीं पाई जाती, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। आपने जितने क्वेश्चन है वो राइट किए हैं, मान लीजिए 125 आपके प्रश्न सही हैं, तो एग्जामिनर 124 नहीं कर सकता, 130 भी नहीं कर सकता, उसको 125 ही देने पड़ेंगे। ये होता है गुण वस्तुनिष्ठता का। और व्यक्तिनिष्ठता दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों में पाई जाती है, जिसमें आप देखते होंगे कि 12th के एग्जाम है या फिर कॉलेज वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है लफड़ा। जिसने 5 पेज भर दिए उसको 5 नंबर मिल जाएंगे, जिसने 1 पेज भराया चाहिए उसने बहुत ही शानदार तरीके से 1 या 2 पेज लिखे हैं, लेकिन उसको 1 या 2 नंबर ही मिलेंगे। जितने ज़्यादा पेज भरेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। तो ये सब व्यक्तिनिष्ठता का गुण पाया जाता है दोस्तों, वो निबंधात्मक प्रश्नों का गुण है। फिर आता है आज का लास्ट और फाइनल प्रश्न, 20वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 137 सामाजिक अध्ययन की प्रयोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? योजना बनाना, चयन करना, परिस्थिति उपलब्ध कराना और क्रियान्वयन करना। तो दोस्तों परियोजना विधि तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों में सेकंड ग्रेड हो या फिर रीट के अंदर तो साफ साफ लिखा हुआ है, तो 1 या 2% डेफिनेटली प्रयोजना से आने वाले हैं। आपको इसकी A to Z पूरी चीज़ें वो याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चरण की बात कर रहा है, तो पहला चरण आप सबको पता है कि परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना या परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो ये थे दोस्तों 20%। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ उनको भी सब्सक्राइब कराएंगे, ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिले और वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।